नमस्ते। हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद और द्वितीय परिच्छेद और दसम परिच्छेद का अध्ययन किया। जो हमारे अध्यय पेपर में शामिल था, अर्थात उसकी हम 3 यूनिट पूरी कर चुके हैं। प्रथम यूनिट में साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद था और सेकंड यूनिट में साहित्य दर्पण का द्वितीय परिच्छेद था। थर्ड यूनिट में साहित्य दर्पण के दसम परिच्छेद के 14 अलंकार जो निर्धारित थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके उपरांत छंदोविंशति का हमारे यूनिट 4 में है, जिसका हम अध्ययन आज से प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम छंद शास्त्र का परिचय देंगे। छंद शास्त्र को प्रोसोडी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आपका पेपर का टाइटल है पोएटिक्स एंड प्रोसोडी। तो देखिए, छंद शास्त्र अत्यंत उपयोगी और प्राचीनतम शास्त्र है। इसका प्राचीन नाम छंदोविचिति था। वेद के 6 अंगों में सम्मानित स्थान प्राप्त है। छंद को वेद के चरण के रूप में कहा जाता है। वस्तुतः गति का नाम ही छंद है। छंद शास्त्र के आचार्यों की परंपरा में सबसे पहले आचार्य पिंगल का नाम लिया जाता है। छंद शास्त्र के अनेक आचार्य हुए हैं, किंतु सर्वप्रथम जिनका ग्रंथ उपलब्ध होता है वह पिंगल का छंद सूत्र ही है। अब छंद का अर्थ। छंद शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है, जिससे ज्ञात होता है कि छंद शब्द सीमित और विराट रूप में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। सीमित रूप में देखें तो यह पद्य बंध का द्योतक है। अपने भावों को गेय रूप देते हुए निर्धारित वर्णों या मात्राओं में अपने भावों को प्रकट करने के अभिप्राय से छंद के लक्षण दिए गए हैं। यद अक्षर परिमाणम तत् छंदः। मात्रा अक्षर संख्या नियता वाक् छंदः। अर्थात निर्धारित मात्रा और अक्षर संख्या वाली पद्यात्मक रचना छंद है। इसका अभिप्राय यह है कि छंद के लिए आवश्यक है कि पद्यात्मक रचना हो और उसमें अक्षर या मात्राएं निश्चित संख्या में होनी चाहिए। सामान्य रूप से तो छंद का यही अर्थ स्वीकृत किया जाता है। छंद का स्वरूप। कौशितकी ब्राह्मण में छंद का अर्थ प्राण किया गया है। अर्थात छंद जो है वह पद्यात्मक रचना का जीवन है, प्राण है। छंद कवि के भावों को जीवित रखता है। अतः अन्यत्र भी कहा गया है कि छंद प्राण स्वरूप हैं। प्राणा वै छंदांसि प्राण मात्रा छंदः। ये तो हुआ छंद का सीमित स्वरूप। अब देखिए छंद का विराट रूप। यजुर्वेद के 6 मंत्रों, इसकी संख्या कोष्टक में लिखी हुई है। तो यजुर्वेद के 6 मंत्रों में छंदों का विस्तार से वर्णन है। इन मंत्रों में प्रसिद्ध छंदों के अतिरिक्त पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, नक्षत्र, वाक, मन, कृषि, हिरण्य, गौ, अजा, अश्व, प्रजापति आदि को छंद कहा गया है। इसका अभिप्राय ये है कि छंद शब्द जीवन या जीवनी शक्ति देने वाले, आनंदवर्धक और आधारभूत पदार्थों को भी छंद कहते हैं। यजुर्वेद में छंद की व्याख्या छदि की है, अर्थात जो आच्छादन करता है, ढकता है और रक्षा करता है। निरुक्तकार यास्क ने भी छंद की व्याख्या आच्छादन की है। छंद का अभिप्राय होता है आच्छादन, विचारों या भावों को मूर्त रूप देना, उन्हें समन्वित रूप में रखना।
इन्हीं भावों का गेय रूप हो जाने पर छंद हो जाता है। छदेश छंदः यजुर्वेद में कहा गया। छंदांसि छादनात् आचार्य यास्क ने निरुक्त में कहा है। माँ छंदः, प्रमा छंदः, गायत्री छंदः, त्रिष्टुप छंदः, जगती छंद आदि यह यजुर्वेद के चौथे यह यजुर्वेद में कहा गया है। पृथ्वी छंदः, अंतरिक्षम छंदः, कृषिश छंदः, गौश छंदः यह भी यजुर्वेद में ही कहा गया है। प्रजापति छंदः, परमेष्ठी छंदः, बृहति छंदः, ककुप छंदः यह भी यजुर्वेद में कहा गया है। और पंक्ति छंदः, जगती छंदः, विराट छंदः, अनुष्टुप छंदः यह भी यजुर्वेद में कहा गया है। तो जो यजुर्वेद में पहले आपको बताए थे मंत्र कि इनमें बताया गया है, कोष्टक में लिखे थे, वही इनका सही रूप यहाँ पर हमने प्रस्तुत कर दिया है, ताकि आपको कभी यजुर्वेद का अध्ययन करना हो और यजुर्वेद में से आपको छंद के विराट रूप को देखना हो कि कहाँ कहाँ ये उपलब्ध हैं, तो आप इस संख्याओं से उसका अध्ययन कर सकते हैं, उनका मैच कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन मंत्रों में इन प्रसिद्ध छंदों का उल्लेख है। कौन से प्रसिद्ध छंद हैं? पंक्ति, जगती, त्रिष्टुप, विराट, गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, ककुप और सतो बृहति आदि। छंदों का महत्व। छंदों का महत्व बताते हुए आचार्य पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में 6 वेदांगों का उल्लेख किया है। ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ये शब्द रूपी वेद ब्रह्म के शरीर के अंग हैं। इनसे वेदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान होता है। इनमें से छंद को वेद ब्रह्म के पैर माना गया है। जिस प्रकार पैर मानव शरीर का आधार हैं, उसी प्रकार वेदों का आधार छंद हैं। वेदों की स्थिति पद्यात्मक मंत्रों पर है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। पाणिनि शिक्षा में ये बात कही गई है। देखिए, छंदों के जो लाभ हैं प्रमुख यह हमारे पास समय की निर्धारित सीमा है और उसी सीमा के अंतर्गत हम अपने विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि छंदों का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है, इसीलिए इन सब बातों को आधार बनाकर यह व्याख्यान मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है, तो छंदों के प्रमुख लाभ क्या क्या हैं? छंद भावों को सूक्ष्म रूप देते हुए उन्हें पद्यात्मक बनाता है। छंद गेय होते हैं और गेय होने के कारण सरलता से स्मरण होते हैं। इस बात को देखिए, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम बचपन में छोटे थे और हमें जो कविताएं, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो संस्कृत में मंत्र ही क्यों ना हो, वे हमें यदि बचपन में याद कराए गए थे तो सरलता से याद हो जाया करते थे। क्योंकि जो स्मरण शक्ति है बालकों की वह बहुत तीव्र होती है। तो और आज तक भी वो हमको उसी लय में याद हैं। तो उसी लय में याद क्यों है? क्योंकि हमने उस लय के अंतर्गत यानी गा कर याद किया उसको। गेय अर्थात गाने योग्य। तो जब हमने उनको गाकर याद किया तो वो हमें आज भी हमारी स्मरण शक्ति से हमें याद है। तो सरलता से स्मरण हो जाया करते थे और आज भी वो हमें याद है। ठीक है, तो छंद गेय होते हैं, सरलता से स्मरण होते हैं। तो इसके बहाने हमें जो पद्य याद करने हैं और यदि हम उनको छंद के माध्यम से याद कर रहे हैं कि ये किस लय में है, तो वह लय हमें उस
पद्य को हमेशा याद रखाती रहती है। अब तीसरी बात क्या है कि छंदों में अनावश्यक विस्तार न होके सूत्र रूप में बात कही जाती है, बहुत विस्तार रूप से नहीं। अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके तो आप देखेंगे कि मान लीजिए वंशस्थ छंद का उदाहरण देना है या वंशस्थ छंद का लक्षण देना है तो सूत्र रूप में कह दिया, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। अब आप इसकी व्याख्या करिए, इसका लक्षण को समझिए, लेकिन ये बात कैसे कही, सूत्र रूप में अपनी बात कह दी जाती है। तो छंदों में अनावश्यक विस्तार नहीं होता, सूत्र रूप में बात कहते हैं, तो वो हमें छंद के लक्षण, जैसे हम जो आप देखिए गणित के जो फॉर्मूले होते हैं वो हमें कितने याद रहते हैं और फॉर्मूले को आप अपना आगे व्याख्या करते रहते हैं। उसी तरह से जब हम छंद के जो सूत्र हैं, लक्षण हैं, वो सूत्र रूप में हैं और हम उन्हें जब याद करते हैं तो हमें याद भी आसानी से हो जाते हैं। अब चौथा लाभ क्या है, देखिए छंदों में मधुरता है, आकर्षण है, संगीतात्मकता है और स्थायित्व है। मधुरता है, देखिए कोई भी आप गाने को गाएं यदि और ऐसे ही गा दें, उसको लय में ना गाएं, तो वो बिल्कुल आकर्षक नहीं लगेगा। कोई सा भी गाना आप मूवीज़ का ले सकते हैं या जो भी गाना आप गाना चाहें तो वो गाना आप देखिए और उसमें आकर्षण होता है, सुनते ही मन थिरकने लगता है ना, मन खुश हो जाता है। और संगीतात्मकता होती है तो हम बहुत सी चीज़ों से, जो हमारे अंदर कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है, हम परेशान होते हैं किन्हीं किन्हीं बातों से, तो हम क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनने लगते हैं। तो म्यूज़िक, व्हाट इज़ म्यूज़िक, म्यूज़िक भी यही है कि वो एक लय है, जो हमारे पास शब्द हैं, शब्द अर्थ हैं, उनकी एक लय है, उनमें मधुरता है, आकर्षण है और संगीतात्मकता है और स्थायित्व है। जो लय बन जाती है और वह हमेशा के लिए बन जाती है, ऐसा नहीं कि हम उस लय में बार बार परिवर्तन करते रहें। तो जब हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो स्थायित्व हो गया उसमें, ठीक है। तो इसीलिए छंद, पांचवा प्रमुख लाभ क्या है कि छंद काव्य को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसके विपरीत हम गद्य को देखते हैं तो जो गद्य काव्य हैं वह स्थायित्व प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब हम उसको लय में गाते हैं तो वो लय हमारी स्थायी हो जाती है। अगला लाभ क्या है, छठा लाभ, कि छंदो रचना प्रतिभा का प्रकाशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखिए अपनी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, गद्य रूप में हम लिखते हैं, हमें आसान लगता है। अब उस गद्य रूप की तुलना कदाचित आप बाणभट्ट या सुबंधु से ना कीजिए। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि गद्य में चूंकि हमारे पास हम एक वाक्य को कितना लंबा भी लिख सकते हैं और एक वाक्य को हम छोटा भी लिख सकते हैं। जब हम वाक्य का अध्ययन कर रहे थे, वाक्य की परिभाषा पढ़ रहे थे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, तो हमने देखा कि वहाँ उन्होंने कहा कि वाक्य एक पद या दो पद के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें अनेक पद हों। तो वाक्य कैसा हुआ, वाक्य हमारा छोटा भी हो सकता है, वाक्य बड़ा भी हो सकता है। और बड़े बड़े जब हम वाक्य लिखते हैं, मतलब एक एक पूरा, तो एक एक पेज का एक वाक्य भी हो जाता है ना। लेकिन आप जो पद्य रचना है उसमें विशेष प्रतिभा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको आपको छंदोबद्ध ही करना पड़ेगा। ये उसकी प्रथम बात है कि यदि पद्य है तो वह छंदोबद्ध होगा, ठीक है। तो ये छंदों के प्रमुख लाभ हैं, इसीलिए यह छंद का अध्ययन आपके लिए विशेष उपयोगी है। ये किसी भी टेक्स्ट को जब आप पढ़ते हैं, चाहे वह वैदिक हो, वैदिक है तो वैदिक छंद अलग हैं, लौकिक आप पढ़ते हैं तो लौकिक छंद अलग हैं। तो आप देखेंगे कि गुरुकुलों में जो वैदिक छंदों का पाठ, वैदिक मंत्रों का जो पाठ होता है वह उन्हीं लय में होता है, यानी वह उसी लय के अनुसार उन बच्चों को शुरू से तैयार कराते हैं, है ना। ऐसे ही जब लौकिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो लौकिक में महाकाव्य, गद्य का महाकाव्य, है ना, और सारे जो काव्य हैं उन सबको पढ़ते हैं, तो वो भी लय के अनुसार
छंदों का अध्ययन कराते हुए उनको स्मरण कराए जाते हैं, उनका अध्ययन कराया जाता है। तो ये जो छंदोविंशतिका के अंतर्गत हम छंदों का अध्ययन करेंगे, तो इसीलिए छंदों के लाभ से आप यदि परिचित हैं तो आपको इसको पढ़ने में और भी अधिक आनंद आएगा। अब देखते हैं हम कि जो प्राचीन छंद शास्त्र प्रणेता थे उनके क्या क्या नाम हैं। विस्तार भय से हम सिर्फ उनके यहाँ पर नाम देंगे, बहुत अधिक उनके नामों को हम यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसके लिए आप पढ़ना चाहें तो आप जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उनको पढ़िए। मैंने पहले ही बताया कि आचार्य पिंगल का छंद शास्त्र इसमें जो है वह है, तो आप उस छंद के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें तो आप और भी अधिक इस विषय में प्रवेश करेंगे। तो प्राचीन छंद शास्त्र प्रणेता देखिए कौन कौन हैं कि जिन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में हमें छंद शास्त्र के प्रणेता के रूप में जिन आचार्यों के नामोल्लेख मिलते हैं वे इस प्रकार हैं। तो इनके जीवन वृत्त के विशेष में बहुत सारी बातें हमें आज भी अप्राप्य हैं, किंतु इनके नाम उपलब्ध हैं और जिनका विशेष विवरण प्राप्त है उनके ग्रंथों के नाम आगे दिए गए हैं। देखिए ये आचार्य कौन कौन से हैं जिनके नाम हमें प्राप्त होते हैं। शिव, पार्वती, नंदी, गुह, सनत कुमार, बृहस्पति, इंद्र, शुक्र, कपिल, मांडव्य, वशिष्ठ, सैतव, भरत, कोहल, यास्क, रात, क्रौष्टुकी, कौंडिन्य, तांडी, अश्वतर, कंबल, काश्यप, वाभ्रव्य, पांचाल, पतंजलि, उक्तकार, शौनक, पिंगल, कात्यायन, गरुण, गार्ग्य, शांखायन एवं वेंकट माधव। अब देखते हैं कि छंद शास्त्र का प्रारंभ कैसे हुआ, है ना, कब हुआ, कब से हमें छंद के बारे में जो जानकारी मिलती है। तो छंद शास्त्र का प्रारंभ हमें सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में दृष्टिगोचर होता है। शांखायन ब्राह्मण में कतिपय छंद शास्त्रीय उद्धरण प्राप्त होते हैं और संख्यायन श्रोत सूत्र में गायत्री, उष्णिक, ककुप, विराज, बृहति, जगति, अनुष्टुप आदि छंदों की वर्ण संख्या का उल्लेख है। अब जब वर्ण संख्या का उल्लेख है इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से वहां पर दिए हुए हैं। इसके पश्चात आचार्य पिंगल का नाम आता है। इनका छंद शास्त्र के ऊपर छंद सूत्र ग्रंथ है जो कि वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रामाणिक ग्रंथ है। छंद शास्त्र के आचार्य एवं उनके ग्रंथों के नाम मैंने आपको बताया कि जो उपलब्ध हैं ग्रंथ उनका हम यहाँ आचार्य का नाम और उनके ग्रंथों की सूची भी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी आपका विशेष अध्ययन करने का मन हो तो आप इससे थोड़ी हेल्प ले सकते हैं और उन ग्रंथों के ऊपर विशेष कार्य भी करना प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए पिंगल छंद सूत्रम, क्षेमेंद्र सुव्रत तिलकम, हेमचंद्र छंदोनुशासन, केदार भट्ट वृत्तरत्नाकर, गंगादास छंदोमंजरी, जय कीर्ति छंदोनुशासन, दामोदर मिश्र वाणीभूषण, वेंकटेश वृत्तरत्नावली, रामचरण शर्मसूरी वृत्त प्रत्यय कौमुदी, गंगा सहाय छंदो अंकुर, अमरदास प्रस्तारादि रत्नाकर, भट्ट चंद्रशेखर वृत्तमौक्तिक, राधा दामोदर छंदः कौस्तुभ, आचार्य रत्नशेखर छंदः कोश, कृष्ण भट्ट वृत्त मुक्तावली, अभिराज राजेंद्र मिश्र अभिराज यशोभूषण। सबसे अंत में जो मैंने नाम लिया है ये हमारा सौभाग्य है कि अभिराज राजेंद्र मिश्र जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं और आज भी वह हम लोग के साथ हैं। तो इनका अभिराज यशोभूषण
जो ग्रंथ है वह हमें आधुनिक समय का सबसे नवीन जिसको कहेंगे वह छंद शास्त्र के ऊपर ग्रंथ है, जो कि वह आज पूरे भारतवर्ष में प्राप्य है और लोग विद्यार्थी जो हैं वह इस पर कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम यह एक परिचयात्मक पूरा अध्ययन कर रहे हैं छंद के ऊपर, तो छंद के अंगों के ऊपर विस्तार से हम अगले अपने व्याख्यान में बताएंगे। यहाँ पर एक ये बात बतानी है कि छंद के अंग हैं तो वर्ण एवं मात्रा, पाद अर्थात चरण, उसको पाद भी कह सकते हैं और चरण भी कह सकते हैं, गण, यति अथवा विराम और गति। जब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आपको पूरी बात इसमें समझ में आएगी कि छंदों के अंग किस प्रकार से हैं। अब बात चलती है छंद के भेद पर। तो छंदों के दो भेद होते हैं। कैसे? वर्ण छंद, जिन्हें हम वृत्त भी कहते हैं, और मात्रिक छंद, जिन्हें हम जाति भी कहते हैं। तो वर्ण छंद अथवा वृत्त, मात्रिक छंद अथवा जाति। अब वर्ण छंद कौन से होते हैं? देखिए कि जिन छंदों के पाद अर्थात जिन छंदों के चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर करें, जैसे 11 वर्ण, 12 वर्ण, 13 वर्ण, 14 वर्ण, ऐसे इन वर्णों की संख्या पर वे निर्भर होते हैं, वे वर्ण छंद कहलाते हैं। इन्हें वृत्त भी कहते हैं, मैंने बताया अभी। जैसे इंद्रवज्रा, वंशस्थ, मालिनी, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका आदि अनेक। मात्रिक छंद किसको कहते हैं? तो जिन छंदों के पाद मात्राओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। मात्रा जैसे लघु और गुरु, लघु के लिए 1 मात्रा और गुरु के लिए 2 मात्रा। ये सब चीजें हम अगले वाले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तो अभी हम ये समझ लें कि जिन छंदों के पाद, जिन छंदों के चरण मात्राओं के ऊपर निर्भर होते हैं उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे आर्या छंद, दोहा छंद, गीति, उपगीति आदि। छंदों के भेद, अभी भी हमने देखिए यहाँ भी हमने छंद के भेद पढ़े, है ना, और ये भी छंद के भेद हैं। कैसे? ये पादों की समानता के आधार पर भी छंद के भेद होते हैं। अभी हमने वर्ण और मात्राओं के आधार पर देखे, अब हम पादों की समानता के आधार पर छंद के भेद देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। ये सम, अर्धसम और विषम। तो जिनके चारों चरण समान हों वे समवृत्त कहलाते हैं। ठीक है, और प्रथम, तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों की समानता होने पर उस छंद को अर्धसम कहा जाता है। और जिनके चारों चरण भिन्न हों वे विषमवृत्त कहलाए जाते हैं। तो पादों की समानता के आधार पर भी छंदों के भेद होते हैं। ठीक है, अब छंदों के भेद वैदिक और लौकिक के आधार पर भी होते हैं। कैसे? कि वैदिक छंद अलग, देखिए ये आपको स्वतः पता है कि जो वैदिक साहित्य है वो सर्वप्राचीन है और जो लौकिक है वह नया है ना, लोक में प्रचलित है, लौकिक है। तो निश्चित रूप से वैदिक छंद अलग होंगे और लौकिक छंद अलग होंगे। तो वैदिक और लौकिक के आधार पर भी छंद के भेद होते हैं, यानी वैदिक छंद और लौकिक छंद। प्रमुख वैदिक छंद, प्रमुख वैदिक छंद जो हैं वह अक्षर गणना तथा पादाक्षर गणना के ऊपर आश्रित होते हैं। प्रमुख वैदिक छंद 7 प्रकार के हैं। प्रमुख ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो परिचयात्मक हमारा व्याख्यान है उसमें आपको एक जानकारी दे रहे हैं जो कि
बहुत हद तक पूरी है, लेकिन आप जब विशेष अध्ययन करेंगे तो फिर आपको लगेगा अरे केवल 7 के ही नाम दिए हैं, है ना। तो 7 जो प्रमुख वैदिक छंद हैं उनके नाम यहाँ प्रस्तुत हैं। गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये आपके 7 प्रमुख वैदिक छंद हैं। अब देखिए प्रमुख लौकिक छंद। तो ऐसे लौकिक छंद भी बहुत हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक जो सूची दी है, अब जो हम आपको बता रहे हैं, ये सूची के जो छंद हैं ये आपको अपने अध्ययन विषय के अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, शालिनी, वियोगिनी, दोधक, तोटक, भुजंग प्रयात, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, हरिणी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, शार्दूल विकीडित और स्रग्धरा। ये कुल 20 छंद हैं जो कि प्रमुख भी हैं, विशेष रूप से प्रमुख लौकिक छंद हैं ये। आपने यदि इन 20 छंदों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया तो आपको छंदों को समझने की जो शक्ति है वह पूर्ण रूप से आ जाएगी। कैसे इनको गाया जाएगा, कैसे इनको लिखा जाएगा और कहाँ कहाँ हमें इनका प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए दोबारा एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको इसका अध्ययन करना है। अगले व्याख्यान में हम आपको जो छंद के अंग हैं उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तत्पश्चात हम एक एक करके इन छंदों का अध्ययन करेंगे और उन छंदों के अध्ययन के अंतर्गत हम आपको उदाहरण के लिए भी छंद देंगे। पहले तो समझाएंगे लक्षण, उसका उदाहरण और कैसे उसको हमने स्पष्ट किया, यानी स्पष्टीकरण। फिर उसके बाद हम अभ्यास के लिए भी आपको ये छंद देंगे और उन पे करके दिखाएंगे, उनके जो चिन्ह लगते हैं, ताकि आपको अपने आप करने में प्रॉब्लम ना हो। तो प्रमुख लौकिक छंद आर्य, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, शालिनी, वियोगिनी, दोधक, टोटक, भुजंग प्रयात, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, हरिणी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, शार्दूल विकीडित और स्रग्धरा। आप सभी को मैंने आज जो छंद का परिचय दिया है, छंद शास्त्र किसे कहते हैं, छंद की क्या परिभाषा है, छंद के प्रमुख आचार्य, कहाँ कहाँ हमें छंदों के विषय की जानकारी मिलती है और प्रमुख वैदिक जो छंद हैं उनके नाम, प्रमुख लौकिक छंदों के नाम बताए हैं और छंदों का महत्व बताया तथा छंदों का लाभ भी आपको बताए हैं। और यह आप इसको जो आज हमने अध्ययन किया है इसको आप थोड़ा पढ़िए और इसको एक बार या 2 बार हमें हो सकता है आपको समझना पड़े, 2 बार देख के आप इसको समझें, कोशिश कीजिए। और इसमें जो लिस्ट बनी हुई है कभी कभी नेट में, हाँ एक बात और कि ये जो मैंने आपको छंदों विशदिका में मैं जिन छंदों का अध्ययन कराऊंगी ये सारे छंद आपके UGC नेट में लगे हुए हैं और उनका विशेष अध्ययन हमें करना है और ये हमारे लिए जो हम पढ़ेंगे पेपर विशेष लाभदायी है। धन्यवाद।